और रांची से खबर आ रही है, कुसाई कॉलोनी में राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी और राशन लेने के लिए लोग काफी संख्या में यहां पहुंच गए। इस दौरान भारी भीड़ से भगदड़ मची रही। बाद में हंगामे को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पीसीआर वैन भेजा और इसके बाद लोगों को वहां से हटाया जा सका। तो रांची से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राशन लेने के लिए काफी संख्या में लोग जुट गए, भीड़ से भगदड़ मच गई और आलम यह रहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। हालांकि पुलिस की पीसीआर वैन वहां पर पहुंची और लोगों को वहां से हटाया और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन करने की नसीहत दी। तो ये भीड़ आप देख सकते हैं जिसमें राशन लेने के लिए इतनी संख्या में लोग जुट गए। जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं, लोगों ने नियम को ताक पर रख दिया और गाड़ी पर सवार होकर अपने मन मुताबिक राशन निकालने लगे। भीड़ से भगदड़ मच गई, पीसीआर वैन को आना पड़ा और पुलिस ने बाद में इस हालात को संभाला। इधर धनबाद के तोपचाची में दो गुटों में आज जमकर लाठियां चली हैं। विवाद पानी सप्लाई पाइप को तोड़े जाने को लेकर हुआ है। तोपचाची के सुभाष चौक के पास NHAI सड़क के चौड़ीकरण के नाम में लगी हुई थी और इस दौरान पाइप टूट गई। पाइप की सप्लाई बाधित हो गई और इसके बाद लाठियां चलनी शुरू हो गई। पत्थरबाजी हुई जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की। इलाके में अब भी तनाव पसरा है। फोन किया कि जल्दी आओ, यहाँ दुकान में लूटपाट हो रहा है। आए तो देखें कि स्कॉर्पियो एक मारुति गाड़ी लगी हुई, तो उसमें 8-10 आदमी उतर के दुकान में पूरा लूटपाट कर रहा है और नरेंद्र सिंह से मारपीट कर रहा है। इसी में हम लोग छुड़ाने गए, हमको मार दिया, पूरा मार्केट का आदमी जुट गया। उसके बाद थाना फोन किया, थाना से पुलिस दिया तो उन लोगों को पकड़ के ले आया थाना। तो इन लोगों ने हमसे सुबह आके 50,000 रुपया का 2-3 दिन से डिमांड कर रहा है। कौन कर रहा था? सर्वर और ये आपका ये गुड्डू खान। अच्छा, समझ गए ना। और इसमें फौजी भी आया था सरदार। अच्छा, वो भी आके बोला कि आप लोग जो इनका बात सुन लीजिए और दे दीजिए, नहीं तो फिर काम नहीं करने देंगे, उलझन कर देंगे यहाँ का जनता से, हम आपको काम नहीं होने देंगे। उधर रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में 3 गाड़ियों की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चुटुपालू घाटी में रांची पटना मुख्य मार्ग पर रांची की तरफ से आ रहे छड़ लदे एक ट्रेलर ने एक ट्रैक्टर को टक्कर मारी। इस हादसे में ट्रेलर और ट्रैक्टर पर सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरी सड़क दुर्घटना चुटुपालू में ही घटी है। जिले के गढ़के मोड़ पर क्रेन लदा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रेलर पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर बोकारो से खबर है कि नक्सलियों ने 2 गाड़ियों को देर रात फूंक दिया। इनमें एक हाइवा और एक पोकलिन मशीन शामिल है। दोनों गाड़ियां रेलवे लाइन के दोहरीकरण में लगी थीं। हालांकि पुलिस ने आपसी विवाद में वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई है। गोमिया थाना क्षेत्र के काइमा टांड की यह घटना है। फिलहाल पुलिस पूरे इलाके में सर्च अभियान चला रही है। और लोहरदगा में नक्सल प्रभावित किस्को थाना क्षेत्र के पाखरबाग साइड माइंस में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां नक्सलियों ने 13 गाड़ियों को फूंक डाला, जिसमें कंपनी को करीब 8 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। और आपको यह बताएं कि हिंडाल्को के बॉक्साइड माइंस में BKB और बालाजी कंपनी की तरफ से खनन का काम किया जा रहा था। पूरा मामला लेवी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान रखते हुए जांच कर रही है। पलामू से खबर, जहां गैंगस्टर कुणाल सिंह की सरेआम हत्या कर दी गई। घटना मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के अघोर आश्रम के पास की है। पुलिस इसे आपसी रंजिश में हत्या का मामला बता रही है। बताया यह जा रहा है कि कुणाल सिंह की कार और उसके हथियारों की गाड़ी की आपस में टक्कर हुई। हालांकि हत्या के बाद अपराधी मौके से भाग निकले। एसपी के मुताबिक घटना को सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की गई है। पुलिस जांच कर रही है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर देवघर साइबर पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 6 कुंडा थाना क्षेत्र के खिजूरिया गांव और एक मोहनपुर थाना के बांके का रहने वाला है। एसपी ने बताया है कि अपराधी कस्टमर केयर या फिर बैंक प्रतिनिधि बनकर
ग्राहकों से उनके डिटेल्स लेते थे और फिर यूपीआई या फिर ई वॉलेट के जरिए ठगी करते थे। गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस पूछताछ में लगी है, उनके लिंक हासिल करने की कोशिश में है। हम लोग को एक सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी बैंक एग्जीक्यूटिव्स और कस्टमर केयर के रिप्रेजेंटेटिव बन के कई लोगों को फ़ोन कर रहे हैं और उनके अकाउंट डिटेल्स पूछ के उसमें यूपीआई और ई वॉलेट में ट्रांसफ़र करके उनके पैसों को ठग ले रहे हैं। तो इसमें उस आधार पर एक साइबर की रेड टीम का गठन किया गया, डीएसपी साइबर और इंस्पेक्टर साइबर थाने के नेतृत्व में, और उस टीम ने 2 विभिन्न थाने, कुंडा थाने और मोहनपुर थानों में रेड करके 7 लोगों की गिरफ्तारी की है। उन लोगों को काफ़ी रिकवरी भी हुई है, लगभग 15 मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड्स और चेकबुक, पासबुक्स और कई सिम हम लोग को मिली है और इनका ट्रांजैक्शन वगैरह चेक करने पर यह सिद्ध होता है कि इनका साइबर अपराध में उपयोग किया गया था। और जामताड़ा के नारायणपुर के 9 मजदूर चेन्नई में फंसे हैं। ठेकेदार उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। काम नहीं करने पर मजदूरों को खाना भी नहीं मिलता है, जिसके कारण एक मजदूर बीमार पड़ गया और इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। टिकट के लिए कलेक्टर और कंपनी से सिफारिश की मांग की जा रही है। वहीं उपायुक्त ने पूरे मामले की जानकारी देने की अपील की ताकि मजदूरों को वापस लाने की कोशिश की जा सके। इसका माँ रो रहा है, इसका पत्नी रो रहा है, इसका जो घर का पूरा परिवार रो रहा है, इसका बेटा बाहर चला गया है, इसका पति बाहर गया है काम करने के लिए। आशा देख रहा आ जाएगा, कल आएगा, अभी तक आया नहीं है। लॉकडाउन में बोला फंस गया है। उसके बाद 1 तारीख को गाड़ी खुलेगा बोला, आज बोला गाड़ी खुलने वाला है तो आज भी नहीं आया। बेटा बेराम हो वहाँ को देखभाल न करो, ओकरा जॉन्डिसो धरे दलो, कमर हिंदे सगरो दर्द करो, वहाँ बिकले हो कोई नकर ना भी रहने यार कोनो कुछ नहीं कर भागी कर बाप जो वहाँ वो देखभाल करो, तेल कूट दियो। ये मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर वैसी बात है तो वो झारखंड स्टेट का जो पोर्टल है उस पर वो रजिस्ट्रेशन करें और जानकारी दें कि कहाँ है वो एग्जैक्ट, तब उसके अनुसार जो है सो राज्य स्तर से हम लोग समन्वय स्थापित करते हुए उनको लाने का प्रयास करेंगे। प्रवासी मजदूरों को वापस गृह जिले पहुंचाने के लिए राज्य सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है, लेकिन मजदूरों की परेशानियां खत्म नहीं हो पा रही। राजस्थान के सीकर से गुमला के लिए चले मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से रांची पहुंचना था, लेकिन वो पहुंच गए मालदा। मालदा पुलिस ने इन्हें पाकुड़ और बंगाल की सीमा चांदपुर में छोड़ा। छोटे छोटे बच्चों के साथ जलाने वाली धूप में ये मजदूर 8 किलोमीटर तक पैदल चले, जहां स्थानीय स्वयंसेवी संस्था ने इनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया। अब इन मजदूरों को किसी तरह गुमला पहुंचना है। हम लोग राजस्थान सीकर से आ रहे हैं भाई जी। उसके बाद हम लोग को हावड़ा जाना था तो हावड़ा में गाड़ी नहीं गई और वहाँ से हम लोग को वहाँ का पुलिस लोग बोल रही है कि तुम लोग पाकुड़ जाओ, पाकुड़ में उतर के तुम लोग का सुविधा मिल जाएगा। जयपुर से आ रहे हैं हम लोग को बस, मतलब यहाँ से हम लोग को बस जरूरी है गाँव जाने के लिए, बस हम लोग को इतना ही प्रॉब्लम। थोड़ी देर में खाना बन जाएगा और फिलहाल चनाचूर और मूढ़ी दे देते हैं, नाश्ता कर लेंगे। जब तक ये नाश्ता करते हैं खाना बनना शुरू कर दिए। आपका फोन आते ही हम लोग ने खाना बनाना शुरू कर दिया। इधर लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों को वापस लाने के लिए ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुई थी, लेकिन अब अनलॉक 1 में सीमा सड़क संगठन का काम करने के लिए दुमका से कामगारों को उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर ले जाने की योजना है। इसके लिए गृह मंत्रालय की हरी झंडी मिल चुकी है। 4 जून से 28 जून के बीच इन कामगारों के लिए 7 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। बॉर्डर रोड टास्क फोर्स ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर सहयोग मांगा है और इसके लिए बीआरटीएफ की 8 सदस्यीय टीम दुमका पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति नहीं मिली है। लातेहार सदर प्रखंड के केंद्रीय विद्यालय का क्वारंटीन सेंटर बदहाल है और यह सरकार के दावों की पोल खोलता है। यहां पिछले 10 दिन से 60 से ज्यादा प्रवासी मजदूर रह रहे हैं। सारे प्रवासी मजदूर रेड जोन से आए हैं, लेकिन इनके लिए यहां खाना पानी का इंतजाम नहीं है। सेंटर पर हर तरफ गंदगी है। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कल राज्य में 53 नए पॉजिटिव केस मिले, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 728 तक पहुंच गई। कल रामगढ़ में सबसे अधिक 19 मरीज मिले और इसके साथ ही धनबाद से भी 9 मरीज मिले। इसके साथ रांची से 6, हजारीबाग से 5, जमशेदपुर से 8, दुमका जिले से 2 मरीज मिले। वहीं सरायकेला, गढ़वा, पलामू और बोकारो से एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला। कल रांची से रिम्स का एक डॉक्टर और एक नर्स कोरोना संक्रमित मिले। वहीं रिम्स में इलाज करा रहे 2 मरीज भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
झारखंड में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। कल राज्य में मिले 53 नए मामलों में 6 केस रिम्स से जुड़े थे। रिम्स की 2 इंटर्न एमबीबीएस की छात्रा जहां कोरोना पॉजिटिव पाई गई, वहीं ऑर्थो वार्ड में भर्ती एक मरीज भी कोरोना संक्रमित पाया गया। इसके साथ पुराने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किडनी रोग के एक मरीज में कोरोना पॉजिटिव के लक्षण मिले। कोरोना के बढ़ते खतरे और सावधानी को लेकर रिम्स के निदेशक से बात की हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। मामले आए हैं रिम्स के, उसमें ये जो डॉक्टर हैं ये किस तरह के इंटर्न की छात्राएं हैं? ये छात्राएं वो हैं जो फाइनल ईयर की परीक्षा दे करके अपने घर चली गई थी। परीक्षा के रिजल्ट निकलने के बाद इनको इंटर्नशिप में ज्वाइन करना था। प्रवास में वो क्योंकि शायद इंटर्न में सिंगल रूम नहीं मिलता है, तो इंटर्न में वो किसने छात्राओं के साथ कमरे में रही हैं या रूम शेयर की हैं या नज़दीक रही हैं, तो लेवल ऑफ कॉन्टेक्ट को हम लोग डिफाइन करके उसका लिस्ट बनाएंगे और उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर, और जो ऑर्थो के भी एक मरीज हैं जो पॉजिटिव आए हैं, उनके लिए अब क्या कीजिएगा? उस मरीज का डिटेल लिया जाएगा कि रामगढ़ का वो मरीज था तो किस हालत में आया और उसमें क्या क्या किया गया, और जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट डिसाइड करेंगे। ऑर्थो वार्ड में जिस वार्ड में वो भर्ती है, अगर वो अलग करने लायक है तो उसको अलग करके, क्योंकि इलाज भी करना मरीज का जरूरी है। प्रवासियों की संख्या 500 से ज़्यादा हो गई है जो पॉजिटिव निकले हैं। ऐसी स्थिति में सर क्या आपको लगता है किस रास्ते पे जा रहा है राज्य? ये थोड़ा चिंता का विषय है क्योंकि प्रवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से अगर हम देखें कि जितने की जाँच हो पाई है वो बहुत कम है। ज़्यादातर केस जो हैं एसिम्प्टोमेटिक होने के कारण वो खुद भी अलर्ट नहीं हो पाते हैं, और जब तक अलर्ट होते हैं या जो कोई कांटेक्ट उनको जांच कराता है तो उसके बाद तब तक वो ऑलरेडी शायद कई को संक्रमित कर चुके होते हैं। लोगों को ये लग रहा है कि लॉकडाउन खत्म हुआ, अनलॉक 1 आ गया तो कोरोना समाप्त हो गया। नहीं, कोरोना बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। आप झारखंड का ही देख लें अगर नंबर ऑफ केस, तो लगता है कि अब तो शुरू हुआ है जी। अब तो शुरू हुआ है यहाँ। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ेगा। अभी राज्य में कोरोना की शुरुआत है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग ही वो रास्ता है जिसके रास्ते चल करके हम कोरोना को हरा सकते हैं। कैमरामैन नलिन के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। उधर सरकार की एडवाइजरी के बाद सड़कों पर ऑटो चलने लगी है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के बाद किराए में भी इजाफा किया गया है, लेकिन ऑटो चालकों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि 2 महीनों के बाद सड़क पर निकलने के बाद भी उन्हें सवारी नहीं मिल रही। रांची मेन रोड स्थित ऑटो स्टैंड पर ऑटो चालकों से बात की हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। सरकार के द्वारा लॉकडाउन में थोड़ी रियायत देने के बाद सड़कों पर अब ऑटो जो है वो दिखने लगे हैं। इस वक्त हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि कई ऑटो जो हैं स्टैंड में खड़े हैं लेकिन सवारियों का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि ऑटो ड्राइवरों के द्वारा कुछ किराए में भी बढ़ोतरी की गई है, बावजूद इन लोगों को सहूलियत होती नज़र नहीं आ रही है। क्या निर्धारण किया आप लोगों ने अपने ऑटो का जो सीएनजी या फिर का यहाँ अरगोड़ा बिग बाजार से अरगोड़ा चलते हैं? पुराना भाड़ा हम लोग जब 5 सवारी लेके चलते थे 10 रुपया था, अभी 2 सवारी का आदेश आया है तो 10 का 20 हुआ है। नहीं सर, अभी सवारी एक भी नहीं मिल रहा है हम लोगों को। दिन भर में एक चक्कर मुश्किल से मार रहे हैं, वही 50-60 रुपये जो हो रहा है सो हो रहा है। और कैसे हम लोग नंबर बाई नंबर यहाँ से चलते हैं, देख रहे हैं गाड़ी इतना है, एक एक करके नंबर जिसका आता है 1 घंटा पे 2 सवारी आता है तो एक गाड़ी खुलता है। लॉकडाउन में तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करते हुए अब सड़कों पर ऑटो तो निकल चुके हैं, लेकिन सवारियों का इंतजार है। कहीं ना कहीं किराए को लेकर भी असमंजस है। तो ये कुछ परेशानियां हैं जिससे ऑटो ड्राइवर जो हैं वो फिलहाल परेशान ही नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं निगम से भी वो गुहार लगा रहे हैं कि जो टोकन मनी निगम के द्वारा काटी जा रही है वो न काटी जाए, ताकि इन लोगों की जो रोजी रोटी है फिलहाल किसी तरह चल रही है वो आसानी से चल सके। कैमरामैन संजय के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। राज्यसभा चुनाव में झारखंड का इतिहास विवादों से भरा रहा है और इस बार भी लगता है कि यह इतिहास दोहराया जाएगा, और यही वजह है कि निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कांग्रेस को संख्या बल को ध्यान में रखते हुए अपना प्रत्याशी वापस लेने की सलाह दे दी है। हालांकि सरयू राय के बयानों को कांग्रेस नेताओं ने खारिज कर दिया और चुनाव में जीत का दावा किया है। घोषित कर देना चाहिए कि अब हमने उम्मीदवार दे दिया है और हम गंभीर नहीं हैं, और सर्वसम्मति जैसा कुछ हो जाए बेहतर होगा, क्योंकि एक सत्ता पक्ष का एक विपक्ष का उम्मीदवार जीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो वोटों का गणित है, अब उसमें प्रयास करना तीसरे उम्मीदवार के लिए, इससे संदेश यही जाएगा कि हम कहीं से अलमारी करना चाहते हैं। विड्रॉल का एक टाइम रहता है,
और उन्होंने किस संदर्भ में किसी बात बोले हैं ये तो हम नहीं बता पाएंगे। और चुनाव का जो विड्रॉल का समय भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले भी एक अपना रणनीति के तहत चुनाव लड़ रहे हैं और उस रणनीति में कायम है। फलाफल 19 तारीख को ही आ जाएगा। चुनाव आयोग कहीं न कहीं किसी रूप में जो निर्णय आया होगा, जो बात आप कह रहे हैं, हमें लगता है कि उससे बहुत कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना लेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव, और उसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस के पक्ष में पलड़ा भारी गया है। एमएसएमई पर केंद्र सरकार के फैसले का जमशेदपुर के सिभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स ने स्वागत किया है। चैंबर के अध्यक्ष अशोक भालूटिया ने कहा कि इससे छोटे मंझोले उद्योगों के साथ किसानों को भी फायदा होगा। काफी इंडस्ट्री जो एमएसएमई के दायरे से बाहर थी और एमएसएमई दायरे के अंदर में आ जाती है, तो उससे क्या कि जो एमएसएमई सेक्टर को सरकार की तरफ से जो छूट मदद जो मिलती है बैंक के ब्याज में, सरकारी खरीद में, वो सब चीज़ों के लिए वो भी उनको मिलेगी। मैं समझता हूँ कि एमएसएमई सेक्टर को के इम्प्रूवमेंट के लिए, एमएसएमई सेक्टर के ग्रोथ के लिए ये जो सरकार ने कदम उठाया ये एक सराहनीय कदम है। इधर कोरोना से त्रस्त लोगों में अब टिड्डी का डर घर करने लगा है। गढ़वा के किसान टिड्डियों से फसलों को बचाने के लिए खेतों में महंगे कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं। लोगों को डर है कि कहीं उनकी मेहनत पर पानी न फिर जाए और उनकी फसल टिड्डी न खा जाए। डरे हुए लोग जो हैं वो कृषि विभाग के दफ्तरों में जाकर जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। टिड्डी के कीड़ा आने का सुन रहे हैं कि गढ़वा जिला में टिड्डी कीड़ा आने वाला है, जो किसी भी फसल का पत्ती को खा कर बर्बाद कर देता है। जैसा कि सुने हैं, तीव्र ध्वनि यंत्र यानी थाली है, डब्बा है, टीना है, इसको बजाना, इससे भी जो है टिड्डियाँ भाग जाएंगी। और सब में उनको ये करना होगा कि कीटनाशक दवा जो है बाजार मार्केट से खरीद करके उस पर छिड़काव करना है। इधर देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होने में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन श्रद्धालुओं के सुल्तानगंज से कांवर लेकर देवघर पहुंचने वाले कांवरिया पथ में अभी तक सन्नाटा है। अनलॉक 1 के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन में 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने की मंजूरी दी गई है और ऐसे में देवघर में श्रावणी मेले के आयोजन की चर्चा अब जोर पकड़ने लगी है। एक तरफ मेले में रोजी रोजगार से जुड़े लोग मेले के आयोजन की मांग कर रहे हैं, वहीं तीर्थ पुरोहितों की संस्था कोरोना महामारी को देखते हुए मेले का आयोजन नहीं करने की सलाह दे रही है। हालांकि उपायुक्त ने अभी तक सरकार की ओर से दिशा निर्देश नहीं मिलने की बात कही है। सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि क्योंकि श्रावणी मेला किसी तरह किसी भी हाल में जो है लगे, और जो है 6 जुलाई से श्रावणी मेला शुरू होने जा रहा है। अभी तक कोई किसी प्रकार का तैयारी नहीं चल रहा है। मेला नहीं लगने से हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, परेशान होंगे, एक सच्चाई है। लेकिन जनहित में और लोकहित में इस बार मेला नहीं ही लगे, वो ज़्यादा जरूरी है। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने जानकारी दी है कि मंदिर या श्रावणी मेला को लेके कोई क्लियर डायरेक्शन या कोई क्लियर निर्देश अभी तक हम लोग को अप्राप्त है। हम लोगों ने अपना जो प्रपोजल था वो हम लोगों ने विभाग भेजा है और श्राइन बोर्ड जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक होगी और उसमें फाइनल निर्णय लिया जाएगा। इधर धनबाद में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रही तीरंदाज सोनू खातून को जिला प्रशासन की तरफ से 20,000 रुपए की आर्थिक मदद मिली है। राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज सोनू खातून को आर्थिक तंगी के चलते न सिर्फ तीरंदाजी का अभ्यास बल्कि पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। न्यूज 18 ने बुधवार को सोनू की कहानी को प्रमुखता से दिखाया और इस खबर को दिखाने के बाद सोनू के लिए यह खबर दिखाना सफल हुआ, कारगर साबित हुआ। चांस है, हम आगे बढ़ सकते हैं। हमको धनुष मिलने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, यह मेरा उम्मीद है। हमको इतना लगन के साथ बोल सकते हैं कि हमको ये खेल में बहुत इंटरेस्ट है, हम बहुत आगे तक। बिन धूप सब सुन। जी हां, साहिबगंज में बिना धूप पानी भी नहीं मिलता। जिले के बोरियों में लोग पानी के लिए सोलर पानी टंकी पर निर्भर हैं, लेकिन लोगों को इससे पानी तभी मिलता है जब धूप निकलती है। अगर धूप नहीं निकलती है तो लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ता है। लोग 3 किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे गांव से पानी लाते हैं या फिर नाले का गंदा पानी पीते हैं।
यार धूप रहता है तो सोलर चार्ज होती है, चार्ज के कारण हम लोग का टंकी पानी भर जाती है और उसी से पानी ले जाते हैं। अगर धूप नहीं रहती है तो चार्ज भी नहीं हो पाती है और पानी कहाँ से ले जाएंगे। जहाँ कमी होगी अगर उसकी सूचना हमें मिलती है तो निश्चित रूप से हम तुरंत वहाँ पेयजल विभाग के कर्मियों को भेजेंगे और उसको ठीक कराने का प्रयास। जंगल से भटककर जंगली हिरण का एक जोड़ा गढ़वा जिले के कांडी थाना बाजार के तालाब के पास पहुंच गया, जहां कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने हिरण के जोड़े को देखा और कुत्तों को वहां से भगाकर उसे छुड़ाया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों हिरणों को अपने कब्जे में लिया और उनका इलाज कराया, लेकिन इलाज के दौरान एक हिरण की मौत हो गई। घायल हिरण को पशु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पलामू में भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बेजुबान पक्षियों के लिए भी दाना पानी का इंतजाम करने की योजना बनाई है और इसकी शुरुआत मेदिनीनगर निगम क्षेत्र की है। मेदिनीनगर शहर के सभी 35 वार्ड में 3-3 पिंजड़े लगाए गए हैं, जिनमें उनके लिए दाना पानी रखा गया है और इसके लिए खासकर पक्षियों के जमावड़े वाली जगह को चुना गया है। जिले के लोगों ने प्रशासन की पहल की सराहना की है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।